नमस्कार दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। प्राचीन काल से ही मानव जंतुओं का पालतू बनाकर उनका उपयोग भोजन व अन्य उपयोग सामग्री में लेता है। इस प्रकार वो आर्थिक महत्व प्राप्त करता है। जैसे मधुमक्खी पालन करके, रेशम कीट पालन करके, लाख कीट संवर्धन करके, मोती या मुक्ता संवर्धन करके, या प्रबाल एवं प्रबाल भित्तियां, मछली, डेयरी, पशुपालन आदि करके वह आर्थिक महत्व प्राप्त करता है। मधुमक्खी पालन के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई मधुमक्खी पालन में क्या होता है कि दो प्रकार से उपयोग में ली जाती है। एक तो फसल के पास में अपन मधुमक्खी पालन करेंगे तो ये परागकण ले जाकर फसल के ऊपर परागकण इम्प्लांट करा देगी। दूसरा है कि इससे शहद प्राप्त होगा। तीसरी बात ये है जो शहद प्राप्त होगा वो लंबे समय तक खराब होता नहीं है, इसलिए वो प्रिजर्वेशन के काम में आएगा। तो ऐसे मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। इस तीन प्रकार से ये उपयोगी होता है। फिर आजकल कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। फिर रेशम कीट पालन की बात करते हैं तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। हजारों वर्ष से रेशम कीट पालन करते आए हैं। सर्वप्रथम चीन में इसका विकास हुआ, कुटीर उद्योग बन चुका है। रेशम कीट का जीवन परिचय क्या होता है कि रेशम कीट में ऐसा कीट होता है जो रेशम का धागा उत्पन्न करते हैं, उसे रेशम कीट कहते हैं। एक पतंगा कीट होता है जो रेशम उत्पन्न करता है। इसमें शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करने वाली रेशम कीट की जाति बॉम्बिक्स मोराई सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉम्बिक्स मोराई जाति का कीट है ये। वर्तमान में चीन जापान के बाद भारत तीसरे स्थान पर रेशम कीट उत्पादन में है। ऑर्थोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य है बॉम्बिक्स मोराई। ये अच्छी गुणवत्ता की रेशम उत्पादन करता है। भारत में इसकी एक वर्ष में 2 से 7 पीढ़ियां तैयार हो जाती है। ये कीट क्या करता है, रेशम कीट ये पत्तियां होती है ना, शहतूत की पत्तियां, उस पे पहले अंडे दे देता है। फिर जब अंडे से लार्वा बाहर आता है, जिसे कैटरपिलर बोलते हैं। ये लार्वा में क्या होता है, खूब सारी लार ग्रंथियां होती है। ये ग्रंथियां द्रव के रूप में द्रव निकालती रहती है। फिर ये द्रव हवा के संपर्क में आता है तो रेशम का निर्माण कर लेता है। तो कैटरपिलर क्या करेगा, खूब सारा द्रव निकालेगा, द्रव रेशम का निर्माण कर देगा। फिर ये रेशम इसी लार्वा के चारों ओर लिपट जाता है। तो जो अंदर बचा हुआ, इस प्रकार अंदर जीव है और बाहर रेशम लिपटा हुआ है। तो ये टोटल संरचना कोकून कहलाती है। टोटल संरचना कोकून कहलाती है। अब माने कि ये जीव इस धागे को तोड़कर बाहर निकल जाए और रेशम कीट बन जाए, तो ये धागा, टूटा हुआ धागा कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए इस कोकून को क्या करते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं, वह रेशम प्राप्त कर लेते हैं। जब ये पूर्ण विकसित हो जाती है कोशिकाएं, जो अपन लार ग्रंथियां पाई जाती है जिनमें रेशम ग्रंथियां कहते हैं, ये पूर्ण विकसित हो जाती है तो 5 गुना अधिक लंबी हो जाती है। रेशम का स्त्रोण द्रव के रूप में होता है। हवा के संपर्क में आते ही ये रेशम कठोर हो जाता है, वह रेशम का धागा बन जाता है। रेशम कीट के पूर्ण विकसित लावा की लंबाई 7.5 सेमी तक हो जाती है। जब ये भोजन बंद कर देता है, इसके पश्चात कोकून बनना प्रारंभ हो जाता है। अपने चारों ओर रेशम के धागों का स्त्रोण कर स्वयं पूर्णतः बंद हो जाता है, पैक हो जाता है। कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लावा प्यूपा कहलाता है। इस प्रकार कोकून लगभग 1000 से 1200 मीटर रेशम के धागा का निर्माण कर देता है। वो अपन पानी में डालते हैं, फिर रेशम निकाल लेते हैं उससे। कोकून का भार 1.8 से 2.2 ग्राम होता है। रेशम कीट प्रोटीन का बना होता है। आंतरिक भाग तो होता है फाइब्रिन का और बाहरी भाग होता है सेरिसिन प्रोटीन का। इसलिए रेशम कीट पालन के लिए अधिक से अधिक शहतूत के भाग लगाए जाने जरूरी है।